वेलकम बैक। और सनाउल्लाह मरवत साहब और अब्दुल जब्बार खान साहब, नईम रहमान अवान साहब हमारे साथ मौजूद है। बात ज़रा इस वक्त इकॉनमी और फिर जो इस वक्त मुश्किल मसाइल हैं इकॉनमी के, इस दौरान पेट्रोल की कीमत का इतनी तेज़ी से बढ़ना, ये क्या इम्पेक्ट छोड़ रहा है और आगे आने वाले दिनों में इसके क्या मसाइल और हो सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। सनाउल्लाह साहब, सर जी सर ये बताएं कि एक बड़ी आम फहम सा सवाल है, लोग ये पूछना चाहते भी हैं और आप बेहतर जानते हैं सर, क्या वाकई स्टॉक मार्केट को चंद की प्लेयर्स कंट्रोल कर रहे होते हैं? देखिए अरसलान, सर ये मुश्किल बहुत तो नहीं हो गया पुरानी थोड़ा? बात हो चुकी है। इसमें किसी जमाने में जब एनालॉग सिस्टम हुआ करता था तो वहां पे ये बात की जा रही थी, लेकिन अभी आपको पता है डिजिटल सिस्टम है। आप कहीं से भी बैठ के ट्रेडिंग कर सकते हैं पूरी दुनिया में, और इतने आसानी से अब मार्केट को आप कोई चंद बंदे मिल के कोई ऊपर या नीचे नहीं कर सकते आसान लफ्जों में। अच्छा, यानी आपका ये ख्याल है कि नहीं, ऐसा नहीं होता, अब जैसा मार्केट चल रही होती है वो उसके फ्लो के साथ काम चल रहा होता है, इसका मतलब ये है जी सर? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जब्बार साहब, सर या सर आपसे भी थोड़ा सा मैं जान लूँ, आपका स्टॉक मार्केट में भी अच्छा खासा रिसर्च रही है सर। लोग ये जानना चाहते हैं कि हकीकतन ऐसा होता है कि कुछ की प्लेयर्स मार्केट को कंट्रोल करते हैं, स्टॉक मार्केट को कुछ स्क्रिप्ट्स की कीमतें बढ़ाने और कुछ की घटाने के लिए? ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। सर अभी अभी भी है, और अभी तो चीने बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमारे जो मौजूद अहबाब हैं, दोस्त हैं, चीने प्लेयर वहाँ पे मौजूद है स्टॉक मार्केट में, और पाकिस्तानी पूल को तो उन्होंने आउट क्लास कर दिया हुआ है। और यहाँ तक कि SECB के अंदर पाकिस्तानी जो उनकी तो से ही नहीं है, उन्हीं का मामला चल रहा है। चले इट्स गुड, लेकिन ये कि ये भी कुछ सिलेक्टेड यानी ऑपरेशन है इसका, इन्वेस्टमेंट के हवाले से और स्टॉक मार्केट के अप एंड डाउन के हवाले से। तो मैं जैसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये कभी भी ट्रू इंडिकेटर नहीं रहा है। ये इसके बारे में तो हमारा जो मीडिया है, और माशाल्लाह आप तो पढ़े लिखे साहब हैं, ये स्टॉक स्टेज हैज गॉट नथिंग टू डू। कितना परसेंटेज है पाकिस्तान की इकोनॉमी का, आप लगा लीजिए आप सर लेस देन 1%। मैं यही बात जरा सनाउल्लाह मरवत साहब से। सनाउल्लाह साहब, सर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बड़ी तेजी से हमारी गिरी। उस तमाम तर अरसे में दो चीज़ें बहुत तेज़ी से मैंने देखी। एक, जो मुख्तलिफ स्क्रिप्ट्स बहुत लंबा अरसा जाइंट स्क्रिप्ट्स रहे, जैसे मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कर लूँ, वो गिरावट का शिकार हुए। सीमेंट इंडस्ट्री के स्क्रिप्ट्स के जो शेयर्स हैं वो गिरावट का शिकार हुए। बैंक्स ने भी कोई बहुत आला परफॉर्म नहीं किया, लेकिन इस तमाम तर टेन्योर में जो शराय सूद थी वो बढ़ती रही, वो 13.25 तक चली गई। सर इसको कैसे देखते हैं? देखिए इसी वजह से जैसे शरह सूद बढ़ती जाती है तो स्टॉक मार्केट से सरमाया निकल के बैंक्स में चला जाता है किसी हद तक। और जिस तरह अभी डिसीजन लिया गया है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो है नेशनल सेविंग में, वो 1 जुलाई से डिसकंटिन्यू की गई है। इसी तरह शरह सूद जैसे कम होंगे, वो सरमाया अब इंस्टीट्यूशन के लिए भी और इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए भी, स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए भी, रिटेलर्स के लिए भी काफ़ी अट्रैक्टिव है कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। और उसी की वजह से आपने देखा कि मार्च के इस हालात में भी जिस तरीके से कोरोना वायरस की पूरी दुनिया शिकार है, वो मार्केट में हमने 8000 पॉइंट तेजी देखी। और जिस तरह अभी भी आज वीकली क्लोजिंग हुई है, तो आने वाले दिनों में भी हम तकरीबन 2-3 हज़ार पॉइंट और मजीद ऊपर देखेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता मार्केट इस तरीके से बेहतर परफॉर्म करेगी। अगरचे पॉलिटिकली अनसर्टेनिटी वगैरह अगर खुदा न खास्ता फिर मजीद कोई ऐसी कोई नेगेटिव डेवलपमेंट होती है तो उससे फिर हम मंदी देख सकते हैं। लेकिन जो स्मॉल इन्वेस्टर है उसको ये ख्याल रखना चाहिए कि 33,000 का जो है वो स्टॉप लॉस अपने जहन में लाजमी मंथली बेसिस पे रखें, और ऊपर जो है 38,000 से 40,000 के अराउंड अबाउट वहाँ पहुंचे तो एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। नईम साहब, आप कुछ पेट्रोल के हवाले से कहना चाह रहे थे, मैं चाहूँगा आप भी अपनी बात कर लें इसके हवाले से। बड़ी तेज़ी से सर कीमतें बढ़ गई हैं, इसका असर क्या पड़ रहा है? ये मेरे ख्याल में आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना ज़्यादा पेट्रोल 25-30 रुपये तक आज तक नहीं बढ़ा। और इन हालात में जबकि मुल्क में कोरोना चल रहा है, लोग एक माशी प्रॉब्लम का शिकार है, इस वक्त मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को चाहिए था कि अपनी तरफ से
अपना जो प्रॉफिट है वो उसको कम करके आवाम को जो है थोड़े इस पे कम से कम कीमत पे दे देना चाहिए था, क्योंकि अभी 25 रुपये से ये है कि मैशियत पे बड़ा बुरा असर पड़ेगा। इसका ये है कि आपके किराए जो है बढ़ेंगे, किराए जब बढ़ेंगे तो चीज़ों पे असर पड़ेगा, उन पे वो महंगी हो जाएगी। तो इसलिए चाहिए, अभी तक यही चाहिए था कि कोरोना जब तक चल रहा है, देखो ना माशी परेशानी है, तो पेट्रोल को यकदम इतना बढ़ा देना मेरे ख्याल में ये आपके कारोबार पर भी इसका असर पड़ा? जी डेफिनेट इसका सारा असर पड़ेगा जी। इस पे देखिए ना, किराए जहाँ पे 4000 आ रहे थे वहाँ पे 5-6 हज़ार रुपये किराया आएगा, तो जहाँ पे 30,000 आ रहा है वहाँ 40,000 रुपये आएगा, तो डेफिनेट उस वो जो प्रोडक्ट्स है उस पर पड़ेगा सर। अच्छा जब्बार साहब, सर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम थोड़ा समझना चाहते हैं कुछ इकोनॉमी के रूल से। सर अनबैलेंस हो जाती हैं चीज़ें, जहां पर हम कहते हैं कि एक तरफ हम आपकी ड्यूटी कम करते हैं, दूसरी तरफ पेट्रोल बढ़ा देते हैं, तो ड्यूटी कम करते हैं तो उधर से ट्रांसपोर्ट और दीगर चीज़ों के किराए बढ़ जाते हैं, तो उसका असर पड़ जाता है चीज़ों पर, जैसे कि अंडे और मुर्गी की कीमत की मैं बात कर रहा था। फिर सर जब पेट्रोल कम हुआ, मिला नहीं वो लोगों को उस तरह से जैसे मिलना चाहिए था, को मेरा ख्याल है 30-40% या 50% लोग होंगे जिन्हें पेट्रोल खुल के मिला जब कीमत कम हुई। फिर सर बिजली की कीमत पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा, और जाहिर है कि जब हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वैसे ही थोड़ी से भी ज़्यादा डाउनफॉल का शिकार है, तो कुछ बिजली की कीमतों पर ही फ़र्क डाल देते। नहीं, वो तो बढ़ा रहे हैं, कम करने की बजाय वो तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। जनाब मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप 3 साल पहले की बिजली की कीमत आज आप देंगे 2020 में, ये कहाँ का इंसाफ है? कोई पूछने वाला है? अदलिया में जाइए आप, तो वहाँ पॉलिटिकल केसेस की प्रायोरिटी दी जाती है। ये इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा केस है। लाहौर की कंपनी हो, रावलपिंडी हो, गुजरावाला हो, पेशावर हो, कराची इलेक्ट्रिक हो, आप इनके जो प्राइसेस का मामला है इसको कोई टेकअप नहीं करता है। एक हु हा होती है, सो वोटो ले लिया जाता है केस, और उसके बाद वो उसको चलाया जाता है, आवाम में उम्मीदें पैदा होना शुरू हो जाती हैं। मैं यह करूँ ना कि 2016 से 2019 गुजर चुका है, लोग जिन्होंने मरना था मर चुके हैं, जो नए पैदा होने थे पैदा हो चुके हैं। पाकिस्तान की मईशत के अंदर जिनका जो रोल है वो अपनी जगह मौजूद है, वो क्यों पे करें 2016 से 19 का जो रिट्रोस्पेक्टिव किराया है, यानी बिजली का टैरिफ है, क्यों? वाई शुड दे पे? यानी अगर मिसमैनेजमेंट है और उनकी जो है करप्शन है, उसको जो है अवाम क्यों दें इतना बड़ा हाई टैरिफ जो है क्यों दे? और फिर 300 का स्लैब इन्होंने जानबूझ कर रखा हुआ है। मीटर इतने एडवांस और तेज चल रहे हैं, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड रेजिडेंशियल इतने एडवांस तेज चल रहे हैं कि यानी अभी कल मैंने देखा हुआ है कि पुराने मीटर्स की एक लॉट पड़ी हुई है, वहां पे वो मीटर ऑपरेशनल है, यानी चल रहे हैं, डेड होने के बावजूद भी चल रहे हैं, डेड के बावजूद चल रहे हैं। तो इस तरह देखिए, आवाम को आपको एतमाद ले लेना चाहिए। ये अवामी हुकूमत है जनाब, बहुत तहरीक इंसाफ की बात की उन्होंने, इंसाफ लाएंगे, इंसाफ चली है, ये इंसाफियाँ नहीं है, ये बेइंसाफी हो रही है माशरे के साथ। प्राइवेट सेक्टर आपका बिल्कुल साइड लाइन हो चुका है, वो देख रहा है 5 महीने से, यानी घरों से लोग बाहर नहीं निकले हैं, तो कौन सा फ्यूल और कौन सा कंजम्पशन और कौन सी सेविंग्स की बात की जा रही है जनाब? ये जो 25 रुपये बढ़ा दिए, 25 रुपये कम कर दिए। जब आपने कम किए थे तो उसका बेनिफिट आवाम ने नहीं लिया। इसका मतलब ये है कि आपने 25 रुपये जो कम किए थे उसका कोई बेनिफिट था ही नहीं। आज आपने वहीं लाकर 100 रुपये पर खड़ा कर दिया। बेंच मार्क की प्राइस की फिक्सेशन गलत है। इसके लिए इंडिपेंडेंट यूज कीजिए, इनको प्राइस वाटर कूपर प्राइस को ले लीजिए, ठीक है जी, वो जो आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फर्गूसन को ले लीजिए, और उनसे ले लीजिए जिन्होंने लॉस एंजलिस से आपने 2005 के स्टॉक एक्सचेंज क्रैश का फॉरेंसिक एनालिसिस कराया था, उनको बुला ले, और इलेक्ट्रिक टैरिफ के ऊपर और आपके ये जो पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोलियम प्राइसेस है इसके ऊपर एक स्टडी करा लें इंडिपेंडेंट जो ना, ताकि हमें पता लग जाए कि हम कहाँ खड़े हैं, हुकूमतें कहाँ खड़ी हुई हैं। आपका अभी अंदर से सारा का सारा गंदगी घुलकर सामने आई है जिस दिन PIA का क्रैश हुआ है कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर, तो इसने बहुत सारी चीजें आपको एक्सपोज कर दी है। ऊपर से पार्लियामेंट के अंदर मिनिस्टर ने आपको मजीद अपने ही मुल्क के एविएशन इंडस्ट्री को नंगा करके खड़ा जो प्राइवेटाइजेशन की हम बात करते थे उसमें PIA के नाम भी कभी कभी सुन लेते थे। PIA स्टील मिल के मुलाजमीन निकाले बेरोजगारी में, फिर 400 मुलाजमीन PTDC के निकाल दिए गए। हम बहुत सारी चीज़ों में बहुत कुछ देख रहे हैं, PIA पर ये नज़ला गिर रहा है, बेरोजगारी तेज़ी से बढ़ रही है। दूसरी तरफ जो मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद है, उन्होंने ये कहा है कि जो माली साल 2019-20 है उसमें पाकिस्तान की बरामदात में 6.83% कमी हो गई है, और अभी जो कमी है वो लॉकडाउन और कोरोना की वजह से है। फिर भी उन्होंने कहा कि हम अपनी तवक्को से ज़्यादा
कारकर्दगी दिखा पाए बरामदात के शोबे में? सर क्या कहाँ दिखा पाए? वो टोटल देखिए, टोटल ट्रेड बैलेंस की बात कीजिए, आपकी इकोनॉमी नहीं चल रही, इंपोर्ट में कौन से 5 बड़े आइटम्स हैं उनको ले लीजिए, वो तो स्टैटिक है, वो तो बढ़ते रहेंगे। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बढ़ती रहेंगी आपकी, चाय और एडिबल ऑयल ये बढ़ता रहेगा आपका। बाकी कैपिटल गुड्स और मशीनरी में गाड़ियां आ रही हैं ज्यादा, और बाकी जो कैपिटल गुड्स है इन्वेस्टेड नहीं है, कहाँ से आपकी यानी कैपिटल गुड्स में इंपोर्ट होगी। और रहा एक्सपोर्ट का मामला, ये स्टैटिक है अपनी जगह पर। आपकी जो पोजीशन है, देखिए बांग्लादेश को ले लीजिए ना, कल इंडिया की इकोनॉमी को मैं स्टडी कर रहा था, 70 का डॉलर है वहां पर, आप 170 पे प्लस खड़े हुए हैं। यही 57 का डॉलर था आज से 5 साल पहले। तो कोई है कुछ बैलेंस करने वाला? और ये इन्वेस्टमेंट स्टेट बैंक कहाँ कर रहा है? ये आपकी जो 12-16 बिलियन डॉलर है, कहाँ रखा है इन्होंने प्लेसमेंट? आपने कहा पीपल ऑफ पाकिस्तान नो इट? नो, पार्लियामेंट डजंट नो इट, पीपल ऑफ पाकिस्तान डोंट नो इट। तो इन्होंने प्लेसमेंट कहाँ किया हुआ है? हर आदमी का प्लेसमेंट होता है ना सर, इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं किया जाता है। स्टेट बैंक ने कहाँ रखा हुआ है अपना 12 बिलियन डॉलर? बताइए ना, और किस परसेंटेज पे रखा हुआ है? उसका रिटर्न क्या है? क्यों नहीं आवाम से शेयर करते आप? तो जनाब ये बहुत सारी चीजें हैं जिस पर लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है, लोग मुश्किल। सर सही कह रहे हैं, क्योंकि लोगों को इकोनॉमी का मकसद तब समझ आता है जब उनकी तनख्वाह के अंदर उनका घर चले और कुछ सेविंग हो जाए। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं ज़रा सनाउल्लाह मरवत साहब से एक चीज़ जानूँ, फिर आपके पास वापस आऊँगा। सर सनाउल्लाह साहब, सर ऑटोमोबाइल सेक्टर की प्रोडक्शन ज़ाहिर है डिमांड के साथ और फिर ये फाइलर नॉन फाइलर वाले मामले से गिरती देखी हमने दोनों चीज़ें। हमें समझ कुछ आता है थोड़ा बहुत कि ठीक है चलें, स्टॉक मार्केट में अगर ये परफॉर्म नहीं कर रहा सेक्टर तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। सर सीमेंट सेक्टर पर क्या मुश्किलात है? सीमेंट सेक्टर क्यों इस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा? जैसे वज़ीर आज़म साहब खुद भी और फिर उनकी टीम भी तरक्याती मंसूबों का जिक्र करते हैं, हम डैम का जिक्र कर लेते हैं, तो सीमेंट की क्या खपत, तो फिर उसके डिस्पैचेस में भी कमी आई हमने देखा पिछले दिनों में। सर क्या सिचुएशन है? बैंक्स भी वैसे परफॉर्म नहीं कर रहे, इंजीनियरिंग सेक्टर को कुछ बचत दी गई है, टैक्सेशन के मद में छूट मिली है बजट में, लेकिन वो भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा। सर अरसलान, सिर्फ सीमेंट के हवाले से मैं बात नहीं करूंगा। मैं कुछ सेक्टर जो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले दिनों में, और अभी भी पिछले 2-3 महीने से काफ़ी बेहतर परफॉर्म किए हैं, उसमें सर फहरिस्त जो है वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर हैं। और अब सीमेंट सेक्टर और स्टील में काफ़ी गुंजाइश है, फर्टिलाइज़र में काफ़ी गुंजाइश है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, एक्सप्लोरेशन में अब तो क्रूड ऑयल जो है वो $42 पे ट्रेड हो रहा है। अब अगर इसमें जैसे कल की खबर है कि सऊदीया ने फिर वार्निंग दी है कि अगर जितने भी ओपेक मेंबर्स हैं अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और वो ऑयल में कट नहीं करेंगे तो हम भी साथ फिर मजबूर हो जाएंगे, नहीं दे सकेंगे। तो वहाँ पे ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज जो हैं उसमें थोड़ी सी जो है वो एहतियात करनी चाहिए। जो मार्केटिंग कंपनीज हैं उसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। इसके अलावा केमिकल जो सेक्टर है उसमें काफ़ी गुंजाइश है। और आने वाले दिनों में जैसे अभी पहले मैंने बताया, बात रिपीट हो रही है कि इस स्टॉक मार्केट में जिस तरीके से अभी बाकी जो बिजनेस हैं ये कोरोना वायरस वगैरह की वजह से वो काफ़ी हर्ट हुए हैं और शटडाउन है, तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की काफ़ी गुंजाइश है। लेकिन यहाँ पे पब्लिक की अवेयरनेस की कमी है, क्योंकि हमने अपने तौर पे ये सिलसिला शुरू किया है कि हम हफ्ते में एक दिन जो है वो प्रॉपर अपने क्लाइंट्स को ट्रेनिंग देते हैं और डेली बेसिस पे उनको गाइड करते हैं कि जी आप कौन से शेयर्स की जो है सपोर्ट कहाँ पे है, कहाँ पे बेचना चाहिए, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर इस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट करें और हर ब्रोकरेज हाउस से अपने तौर पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और उनके अपने क्लाइंट्स को ट्रेनिंग करवाएं, और एक तो हमारे स्टॉक एक्सचेंज में सरमाया आएगा और इससे वॉल्यूम मजीद बढ़ेंगे। और जो कि मैं अप्रिशिएट करूंगा सारे इंस्टीट्यूशन को जो लोकल हैं, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो जा रहा है और जा चुका है, लेकिन इन्होंने काफ़ी सहारा दिया जिसकी वजह से मार्केट अभी रुकी हुई है और काफ़ी मजीद अभी बेहतरी के चांसेस नजर आ रहे हैं। ये बताइएगा सर कि आने वाले दिनों में कौन से सेक्टर्स बेहतर देख रहे हैं इन्वेस्टर के लिए? बेहतर सेक्टर जो है वो फार्मा, सीमेंट, स्टील जो है ये बेहतर सेक्टर। ठीक है, फार्मा, स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर बेटर है। नईम साहब, सर 7% पर आ गया शरह सूद, क्या कोई बेहतरी है बिजनेस के लिए? कुछ बेहतर हुआ है? बिल्कुल बेहतरी इसमें डेफिनेट आएगी। तो यहाँ मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ कि देखें हमारी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, इंपोर्ट की निस्बत एक्सपोर्ट ज़्यादा है, हमें इंडस्ट्री लगाने की ज़रूरत है।
अब जैसे फार्मा का जिक्र सर ने किया, अब फार्मा जो है ना, इसका रॉ मटेरियल सारा बाहर से आता है। बिल्कुल ठीक। अब बाहर से मंगा के हम यहाँ मेडिसिन बढ़ा के फैक्ट्री में बना के सेल आउट करते हैं। अगर यहाँ पे रॉ मटेरियल हम खुद बनाएं तो डेफिनेट हमें दवाइयाँ जो है काफ़ी सस्ती पड़ सकती है और हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं ज़्यादा मकदार में। तो ये इसके लिए ज़रूरी है कि इंडस्ट्री लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब इंडस्ट्री लगेगी तो मुल्क में खुशहाली सर आएगी। जो पोल्ट्री तो से हमारे जुड़ा बुनियाद फीड सेक्टर है उसके लिए भी ऐसा ही कुछ है कि दवाइयाँ बाहर से भी आती जी, दवाइयाँ बेसिक दवाइयाँ सब बाहर से आती है, एंटीबायोटिक्स, वाइटामिन या कोई चीज़ है, ये सब बाहर से आती है। अब देखिए ब्रीड है, मिसाल तौर पे ब्रॉयलर हम खाते हैं, ये ब्रीड जो है किधर से आती है? ये बाहर से आती है, हॉलैंड से आती है, अमेरिका से आती है, तो तमाम बाहर से ये अरबों डॉलर जो है हम बाहर भिजवा के बाहर से मंगाते हैं। एक छोटा चूज़ा ये 500 रुपये के करीब कम बेच इतने के आता है। तो ये हमारा पैसा बाहर जा रहा है। अगर हम यहाँ पे रिसर्च करें, यहाँ पे अपनी ब्रीड बनाएं, तो ये हमारा इतना ज़्यादा पैसा जो बाहर जा रहा है तो वो बच सकता है। इसी तरह इंडस्ट्री हमें, मैं आपको एक सर थोड़ा सा टाइम अगर देंगे तो देखिए, एक तरफ हमें एटमी ताकत है, मिसाइल टेक्नोलॉजी, जंगी जहाज़ हम बना रहे हैं माशाल्लाह, वो यहाँ खड़े हैं। अब इंडस्ट्री हमारी 70-72-73 साल में ये इंडस्ट्री जो है ना, ये मैशियत ये ऊपर नहीं आई। इस पे अगर काम करते तो आज हम दुनिया पे हुकूमत कर रहे होते। सर इसी पर तो बेहतर ये है कि अभी भी वक्त है कि हमें चाहिए कि इंडस्ट्री की तरफ इंडस्ट्री के लेवल। सर 23 माह से 22-23 माह से तो कोई ट्रेड पॉलिसी नहीं है यहाँ पर। बहुत शुक्रिया नईम रहमान अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और सनाउल्लाह मरवत साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तीनों हजरात का आज काफ़ी गुफ्तगू हो गई इस वक्त इंडस्ट्रियल रिवाइवल के हवाले से। इंशाल्लाह पीर के रोज़ फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।